अस्सलाम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों से जुड़े सवाल लिए मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, कौमी असम्बली से अपोजिशन के बहुत सारे शोर शराबे और एहतजाज के दौरान आज 27वीं तरमीम ही नहीं बल्कि इस तरमीम में जो मजीद तरामीम थी वो भी मंजूर कर ली गई। यानी तरामीम ज़दा जो 27वीं तरमीम है वो मंजूर हो चुकी है। इस 27वीं तरमीम की खबर जो है वो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने 3 नवंबर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर दी थी। लेकिन सच ये है कि जब हम मौरका हक की बात करते हैं तो उसके बाद मई में ही इस हवाले से खबरें जो है वो आना शुरू हो गई थी और आलमी मीडिया में रिपोर्ट भी ये खबरें हो रही थी, ये चीज़ें सारी रिपोर्ट हो रही थी। 3 नवंबर को बिलावल भुट्टो जरदारी के ट्वीट के बाद 4 नवंबर को नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने इसे सेनेट में जल्द पेश करने का इंदिया दिया था और इसके बाद हर आने वाला जो दिन है वो इस हवाले से डेवलपमेंट लेकर आता रहा। 8 नवंबर को ये जो तरमीम है ये वफाकी काबीना में पेश की गई। वज़ीर आज़म ने बैरून मुल्क होते हुए इसकी मंजूरी भी दी, जबकि 9 नवंबर को मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने अपोजिशन के बॉयकॉट करने के बावजूद हमने देखा कि इसकी मंजूरी दे डाली और उसी रोज़ ये तरमीम जो है ये ऐवान बाला से 64 वोटों से मंजूर भी हो गई, जिसके बाद इसे 11 नवंबर को कौमी असम्बली में पेश किया गया और आज 12 नवंबर को न सिर्फ ये कि कौमी असम्बली ने ये तरमीम मंजूर की बल्कि जो 6 मजीद तरामीम थी वो भी 2/3 अक्सरियत से नाज़रीन मंजूर कर ली गई हैं। जो आज का इजलास था इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी का जारहाना अंदाज सामने आया। कहना उनका ये था कि फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देने जा रहे हैं, किसी का बाप भी 18वीं तरमीम ख़त्म नहीं कर सकता। और इसी इजलास के दौरान नाज़रीन आज अपोजिशन ने भरपूर एहतजाज किया, बहुत सारा शोर शराबा किया। JUI ने तरमीम की मुखालिफत में वोट दिया, जबकि PTI की बात करें तो उसके जो हिमायत याफ्ता अरकान थे वो वॉकआउट कर गए। अब मज़ीद तरामीम के साथ 27वीं तरमीम दोबारा ऐवान बाला में लाई जाएगी, जहाँ हुकूमत के लिए सूरत हाल थोड़ी मुश्किल रहेगी, परेशान कुन रहेगी, क्योंकि पहले वहाँ 2 वोटों की कमी थी और अब इरफान सिद्दीकी साहब के इंतकाल और सैफुल्लाह अब्रो साहब के मुस्तफ़ी होने से मज़ीद जो 3 वोट हैं वो दरकार होंगे। तरमीम की जो मंजूरी है उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आज इस ऐवान ने कौमी इत्तेहाद को फ़रोग़ दिया। अरकान असम्बली का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ। नाज़रीन, इस तरमीम के बारे में हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि ये जो तरमीम है ये नागुज़ीर है और मुसल्लह अफ़वाज को यूनिफाइड कमांड की ज़रूरत थी, जबकि आइनी कोर्ट तो मिसाक़ जमहूरियत में तयशुदा थे। इस बारे में अपोजिशन का मौक़िफ़ क्या है इस पर बात करेंगे। बहुत सारे सवालात हैं जो उनके सामने रखेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान JUI असलम गौरी साहब। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अब जब ये तरमीम जो है ये मंजूर हो चुकी है और बहुत सारी तरमीम खुद इसके अंदर हो चुकी हैं, तो अब अपोजिशन का अगला लाहे अमल क्या हो सकता है। बहुत शुक्रिया असलम गौरी साहब पहले तो ज्वाइन करने के लिए। असलम साहब, ये फरमा दीजिएगा कि वज़ीर आज़म ने अरकान असम्बली को आज मुबारकबाद दी कि आज पार्लियामान ने कौमी इत्तेहाद को फ़रोग़ दिया है और PTI के वॉकआउट और JUI की मुखालिफत के बावजूद आप ये समझते हैं कि इसे कौमी इत्तेहाद का नाम देना मुनासिब है वज़ीर आज़म साहब की तरफ से। और दूसरा ये कि वज़ीर आज़म साहब ने यह भी कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आपको असल में एतराज़ क्यों है, ख़ासतौर पर जब आईनी अदालत की बात होती है। तो आप कुछ फरमाएंगे, एतराज़ है कि आपको आईनी अदालत के मामले को लेकर? सर देखिए, बात सीधी सी है। वज़ीर आज़म साहब जो बातें कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये 90s के दौर में वापस चले गए। लोग फ्यूचर में जाते हैं या माजी में चले गए, यही कुछ होता रहा। फिर बाद में खुद ब खुद जो चीजें ऐसी कर लेते हैं फिर इनके गले पड़ जाती हैं। और आपको याद होगा कि एक साबिक वज़ीर आज़म जो आजकल जेल में है वो कहा करते थे कि फौजी अदालतें बहुत जरूरी हैं, उनके बगैर गुजारा नहीं होता। और लेकिन आजकल सबसे ज्यादा वो उन्हीं के लोग इस पे तनकीद कर रहे हैं। तो मैं अर्ज करना चाह रहा था कि हमारे साथ एक कमिटमेंट की थी वज़ीर आज़म साहब की टीम ने, बिलावल साहब की टीम ने, 6 हफ्ते हमने लगाए थे। तो वो कमिटमेंट इससे कतई नजर कि हमें आईनी अदालत पे कोई उसमें जो है वो नहीं था, अपना क्या एतराज नहीं था, इसलिए कि हमने मिसाक़ जमहूरियत में इसको साइन किया था। लेकिन जब 4 आदमी बैठते हैं, एक कमिटमेंट कर लेते हैं, तो हमने PTI की वजह से इसको कमिटमेंट किया था और इन्होंने हमसे वादा किया था, फिर इसीलिए बेंच बना था। और जब बेंच बन गया तो फिर एक चीज हमारे दरमियान तय हो गई। माजी में क्या तय हुआ था वो बहुत पीछे रह गया। तय तो आज जो 1 साल पहले हुआ है, आप उस तयशुदा फार्मूले से हिल रहे हैं। ये जजेस की एज का मसला उस वक्त आया था, इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग का मसला उस वक्त आया था, आईनी अदालत का मसला उस वक्त आया था। ये सारी चीजें इन्होंने 6 हफ्ते हमारे साथ बैठ के तय की हैं। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और PTI, 4 थे, हम थे, 4 स्टेक होल्डर थे, हम सब ने बैठ के तय किए। अब जो तयशुदा फार्मूला है उसको दोबारा लाना, मैं तो समझता हूँ ये जो मिस कमिटमेंट है ये तो बहुत बुरी बात है कि आप 4 आदमी बैठ के एक बात करें और फिर उससे फिर जाए। ठीक है, मिस कमिटमेंट हुई, आपसे बात की गई, उस बात से ये फिर गए,
تو اب آگے کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ کیا ہم یہ سمجھیں کہ جو ترمیم ہے یہ اپوزیشن کو سڑکوں پر ایک ساتھ لا سکتی ہے؟ یہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوں گے ہم. دیکھیں اپوزیشن جب بھی متحد ہوئی ہے اس میں حکومت کا ہاتھ ہوتا ہے. حکمران ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ اپوزیشن کے درمیان میں بڑی بڑی دیواریں جو حائل ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں, بڑے بڑے پہاڑ بھی ختم ہو جاتے ہیں. اور مولانا فضل الرحمان صاحب اکثر کہا کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے درمیان میں بڑے بڑے پہاڑ تھے, دیواریں حائل نہیں تھی, جو ہم نے کم کیے ہیں. تو بہت قریب آ گئے ہم لوگ. ٹھیک ہے نا جی, ہو سکتا ہے آگے جا کے ہم لوگ اکٹھے ہو جائیں. اور چونکہ جب بات ہوتی ہے ملک کے مفاد کی, میں تو آج ایک جملہ اور بھی کہنا چاہوں گا کہ 1973 کا آئین جس کو ہم سب متفقہ کہتے تھے, آج وہ متنازع ہو گیا ہے. کہ اس ملک کی دو بڑی پارٹیوں نے ان کو ووٹ, بلکہ اپوزیشن نے ان کو ووٹ نہیں دیا ہے. وہ لوگ جنہوں نے 1973 کے آئین پہ سائن کیے تھے, مفتی محمود رحم اللہ نے سائن کیے تھے, ہم لوگوں نے سائن کیے تھے. ہم اسے متفقہ آئین کہتے تھے. ہم اپنی پارٹی میں کہیں بھی جب بات ہوتی تھی تو ہم اپنے لوگوں کو کہتے تھے کہ شریعت نافذ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہی آئین اگر منو ان نافذ ہو جائے تو یہی ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ اسلامی آئین ہے اور یہی شریعت ہے. لیکن آج مجھے انتہائی دکھ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ حکمرانوں کی کم عقلی کی وجہ سے آج وہ آئین متنازع ہو گیا ہے. آج ایک متنازع امینڈمنٹ انہوں نے ڈال کے اپوزیشن پر کیا وجہ تھی کہ جو پہلے 6 ہفتے ہم سے مذاکرات کرتے رہے, اب بھی کر لیتے, اب بھی بیٹھ جاتے, اب بھی کنسنسس پیدا کر لیتے اپوزیشن کے ساتھ, ہمارے ساتھ. ہم نے پہلے بھی تو پی ٹی آئی کو کنسنسس میں لائے تھے نا جی, اب بھی بیٹھ کے کر لیتے ہمارے ساتھ. یہ گلہ جو ہے یہ صرف آپ کو آئینی عدالت کو لے کر ہے, یہ استثناء کے معاملے پر بھی آپ کو کچھ اعتراض ہے؟ جی استثناء تو آپ سیدھی آج دیکھیے, میری بات سنیے. آپ کو یاد ہوگا کہ خلفائے راشدین کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیٹھے تھے اور بات کر رہے تھے مسجد میں بیٹھ کے اپنا, تو اپنا خطبہ دے رہے تھے, تو ایک صحابی کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ عمر تمہارا جسم بہت بڑا ہے, ہم سب کو ایک ایک چادر ملی ہے, تمہارا جسم ایک چادر سے ڈھانپا نہیں جا سکتا, لگتا ہے تمہارے جسم پہ 2 چادریں ہیں, دوسری چادر کہاں سے آئی؟ عمر اس وقت خلیفہ تھے, حکمران تھے. تو ان کے صاحبزادے کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد صاحب کو یہ دوسری چادر میری ہے وہ دی ہے, اس سے انہوں نے اپنا جسم ڈھانپا ہے. تو یہ تو خلفائے راشدین سے بھی آگے چلے گئے, کیا یہ صحابہ کرام سے بھی آگے چلے گئے؟ تو یہ غیر شرعی فعل کیا ہے. پاکستان کے آئین کے چہرے پہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوگی جو قرآن و سنت کے خلاف ہو. تو یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ تو یہ جو غیر شرعی فعل ہے, جب یہ غیر شرعی فعل ہونے جا رہا تھا, تو آپ کو نہیں لگتا کہ جب پی ٹی آئی نے اس میں یہ فیصلہ کیا کہ انہیں ووٹ نہیں دینا ہے, تو انہوں نے کسی نہ کسی طرح سے اس غیر شرعی فعل کی سہولت کاری کی اس کے اندر؟ دیکھیے میرے خیال ان کو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا. اب ان کی کیا پرابلم ہے, کیا چیز انہوں نے کیوں ایسا کیا؟ ہم نے تو آج پورا اپوز کیا ہے, ہمارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں, اور ہم نے اس دن بھی کیا تھا. یہ ٹھیک ہے, اس دن سارے پورے پروسیس میں نہیں تھے, بلکہ میں نے اپنے سینیٹرز کو کہا کہ آپ پورے پروسیس میں نہیں تھے. آج پھر ہم نے اسپیشلی ایک لیٹر بھی جاری کیا تھا, جس کی وجہ سے ہمارے جو اراکین وہاں موجود تھے وہ سب کے سب کھڑے رہے, انہیں ہر شک پہ کھڑے ہو کے اپوز کیا. اصولی طور پہ تو یہی ہوتا ہے, ہونا بھی یہ چاہیے تھا. اب پی ٹی آئی نے کیوں ایسا کیا, میں تو اس پہ کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں. چلیے پی ٹی آئی کے بارے میں آپ نہیں بتا سکتے, لیکن جو آپ کے اپنے ایک جو سینیٹر ہیں جو آلریڈی جنہوں نے ووٹ دیا, احمد خان صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ اگر جب 28ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے اور ابھی 27ویں ترمیم میں جو سکم موجود ہیں ان کو دور کرنے کے لیے 28ویں ترمیم لائی جائے گی, تو پھر کوئی نہ کوئی ووٹ دے سکتا ہے جے یو آئی کی طرف سے؟ دیکھیں یہ تو جو حکمران ہوتے ہیں نا, ان کے پاس بہت سے راستے ہوتے ہیں. کسی کو ڈرانے کے, دھمکانے کے, لالچ دینے کے بہت سے ذرائع ہوتے ہیں نا. اب میرا چیئرمین سینٹ بیٹھ کے اپنی سیٹ پہ ایک لوٹے سینٹ کو جو اپنی پارٹی چھوڑ کے ووٹ دے رہا ہے, اس کو کہہ رہا ہے آپ کو پھر لے آئیں گے. یہ چیئرمین سینٹ جب جو ملک کا یہ حال ہے اس کا, اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے اسے احساس نہیں کہ میں کیا جملے کہہ رہا ہوں. تو اس طرح کے لوگ جب ہم پہ حکومت کرتے ہیں نا, تو پھر آئین اور یہ سب چیزیں دور چل جاتی ہے. کیا آئین اس کی اجازت دیتا ہے کسی کو یہ بارڈر لائن کراس کرے؟ اور چیئرمین سینٹ کہہ رہے ہیں, تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو یہ اس طرح کے مسائل پیدا کرتے ہیں. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ڈنڈے کے زور پر اور اس طرح سے لوگوں سے ووٹ لے کے اگر کوئی آپ ترمیم کرتے ہیں, کوئی چیز کرتے ہیں, وہ تو ہو جاتی ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو 1 یا 2 ووٹ چاہیے تھے. پچھلی دفعہ تو 26ویں ترمیم میں تو انہوں نے 11 MNA, مجھے خود بتایا تھا انہوں نے. اچھا ٹھیک ہو گیا, اس طرح کے الزامات ظاہر ہے پھر اس میں سارے کا سارا الزام جو ہے وہ حکومت پر ڈال دیا جاتا ہے کہ جی انہوں نے سینٹ کو دھمکایا اور کسی بھی اور طریقے سے جو ہے ان کو مائل کیا یا ان کو قائل کیا. لیکن آپ پر بھی تو سوال بنتا ہے, پھر آپ ایسے لوگوں کو ٹکٹ ہی کیوں دیتے ہیں, ایسے لوگوں کو منتخب کیوں کرتے ہیں, لے کر کیوں آتے ہیں سینٹ کے اندر؟ دیکھیے کسی کے چہرے پہ تو نہیں لکھا ہوتا نا کون کس ٹائپ کا. یہ تو
रास्ता, वो कहते हैं ना, रास्ता चलने से और वास्ता पढ़ने से पता चलता है, तो मेरा हदीस रसूल भी है। तो हम वास्ता पढ़ा है तो पता चल गया ना जी। तो हमारे यहाँ तो ऐसी सूरत कभी हुई नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है और हमारे लिए तो खुद एक शॉकिंग चीज है। लेकिन बात वही है कि वो एक बिजनेसमैन है बड़ा, उसको ड्राइव रहा होगा, धमकाया होगा कि तेरे से अकाउंट सीज तो कर आप देंगे। समझते हैं कि 28वीं तरमीम में भी ऐसा कोई शौक आपको लग सकता है? कुछ और लोग भी हो सकते हैं जो अनजान हो इनके बीच में? जी, ये बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने कहा ना कि 26वीं तरमीम में 11 आदमी पीटीआई के इन्होंने काबू कर लिए थे। खुद पीटीआई वालों ने मुझे कहा कि हमारे 11 आदमी राब्ते में नहीं है, एक दो सेनेटर उस वक्त हमारे राब्ते में भी नहीं थे। तो ये कर सकते हैं। जब एक आपने गलत काम करना है, मावरा आइन काम करना है, एक किसी को फ्लोर क्रॉसिंग करनी है, इस तरह से करके जो आप अमेंडमेंट्स ला रहे हैं, तो वो तो मुतफिका अमेंडमेंट्स तो नहीं कहलाती। वो तो आप मेरा मैंडेट चोरी करके, मेरे आदमी को अगवा करके, उसे डंडे के जोर पे, बंदूक की नाली पे, उससे अगर वोट ले लेते और फिर ये कहते जी ओ आज तो कौम को मुबारकबाद देते हैं, बड़ा कंसेंसस से हुआ, तो इसको कंसेंसस तो नहीं कहते जी। ठीक है। अच्छा, इत्तेफाक एक और चीज पर भी करने की कोशिश की जा रही है और वो की गई है केपी अम्न जरगे के अंदर, जिसका एलामिया भी आ गया और उस एलामिया में ये कहा गया है कि जी कशीदगी कम करने की कोशिश की जाएगी। और आज ही हमने देखा कि पीटीआई के अपोजिशन लीडर जो है महमूद खान अचकज़ई, उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली से जब वो बातचीत कर रहे थे, जब उन्होंने ऑफर किया कि हम इस कशीदगी को कम करने के लिए हम दोनों को बातचीत करनी चाहिए, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया महमूद खान अचकज़ई साहब ने और कहा कि जी गैर हकीकी नुमाइंदे हैं आप, आपसे तो बात हो ही नहीं सकती। तो आपको लगता है असलम साहब की जो लबो लहजा उन्होंने अपनाया, इसके साथ कुछ तनाव कम हो सकेगा इस तरह से जब आप ऑफर को ठुकरा रहे हैं? तो देखिए, ये चीजें तो पार्लियामेंट में आती रहती हैं और होती रहती हैं। हमारा नुक्ता नजर थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मैं खान साहब की बात तो नहीं करता, मेरे बड़े मोहतरम है और उन्होंने क्यों कहा है ये उनका नुक्ता नजर है। वहाँ नुक्ता नजर इसमें ये है कि इस पार्लियामेंट को ये अख्तियार नहीं है, इस पे सबको एतराज है। बशमूल जो अंदर बैठे हैं वो भी एतराज कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी से पूछें, मुस्लिम लीग नून से पूछें, ये कहते हैं कि केपीके में हमारे साथ ज्यादती हुई है। इस तरह पीटीआई से पूछे तो वो कहते हैं कि पंजाब में हमारे साथ जुल्म हुआ है। हमसे पूछे तो हम कहते हैं चारों सूबों में हमारे साथ ज्यादती हुई है। तो इस पार्लियामेंट को मानता कोई नहीं, तो उससे ऐसी किस्म की तरामीम करवानी। और फिर बात असल में ये है, मैं एक बात और भी कह दूं कि बात यह है कि इनको पता ही नहीं कि तरमीम है क्या और कहां से आ रही है। तो इसलिए तो कह रहे हैं मैं आपसे क्या मुज़ाकरात करूं। अगर इन्होंने तरमीम बनाई होती तो आज दोबारा अमेंडमेंट लेके आते ही है। ये तो 2 दिन बैठे रहे ना उसको लेके तरमीम को लॉ एंड जस्टिस कमेटी में, तो फिर ये चीजें क्यों रह गई वापस? क्या ये इनको कानून आता नहीं है? क्या अच्छा, मुझे ब्रेक की तरफ सर जाना है असलम साहब की। जी असलम साहब, ये फरमा दीजिएगा कि जो अम्न जरगा हुआ, इसमें केपी हुकूमत ने तालिबान से मुज़ाकरात में ऑन बोर्ड किए जाने का मुतालबा किया है, आप इस मुतालबे की हिमायत करते हैं? बिल्कुल, हम तो चाहते हैं मुज़ाकरात से सारे मसले हल हो। ना हम अफगानिस्तान को इस जगह से तब्दील कर सकते हैं, ना खुद जा सकते हैं, ना हम इंडिया को कहीं धक्का दे सकते हैं, ना इंडिया हमसे दे सकते हैं। अब हम चारों तरफ से खुशीदगी लेके घर में हाल ये हमारा कि महंगाई ने मत मुरी, टैक्सेस बढ़ा रहे हैं, कर्जे पे कर्जा ले रहे हैं और इर्द गिर्द के मोहल्ले वालों से जो है हमारे हमसाए, उनसे लड़ाइयाँ लड़के तो मसला हल नहीं होगा। इस तरह तो मसला ना आप लड़के करना चाहते हैं तो लड़के तो अमेरिका ने भी वहाँ किया नहीं हुआ। तो बेहतर तो यही है कि मामलात को, मैं समझता हूँ कि हमारा जो खारजा, जो वजारत खारजा है ना, वो बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। ये फौजियों का काम नहीं है, ये सियासतदानों का काम है कि बैठ के मुज़ाकरात करें, मामलात को हल करें। ये चीजें जो आप बंदूक के जोर पे, डंडे के जोर पे धमकियां दे दे के ख्वाजा आसफ साहब अपने मुंह से शोले उगल उगल के जो चीज हल कराना चाहते हैं, ये टेबल पे बैठ के भी हो सकती है। जी टेबल पर आपको लगता है कि मामलात जो हैं वो हल किए जा सकते हैं, टेबल टॉक ये है। बहुत शुक्रिया असलम गारी साहब, तर्जुमान GUIFA हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद मिलेंगे तो कुछ दीगर अहम सवाल और उनके जवाब आपके सामने रखेंगे। वेलकम बैक जी। बात हम कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले अम्न जरगे की। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की मेज़बानी में ये जरगा हुआ और ये जरगा जो था ये इस एतबार से नाज़रीन बहुत ज़्यादा अहम था कि इसमें पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले जो गवर्नर हैं KP के, फैसल करीम कुंडी, और PTI से वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी एक साथ बैठे हुए आज हमें दिखाई दिए। जब जरगा इख्तिताम पजीर हुआ तो इसका एलामिया जारी किया गया और इस जरगे से खिताब में वज़ीर आला KP ने कहा कि हमारी कोशिश ये है कि अमन के लिए सियासत जो है वो एक तरफ रखती जाए, लेकिन अमन हमारा जो है वो मुश्तरका मामला है। उन्होंने कहा कि जब बॉम्ब फटता है तो वो बिल्कुल नहीं देखता है कि मरने वाला PTI का है या पीपल्स पार्टी का है। उन्होंने ये भी कहा कि बंद कमरों के फैसलों से अमन नहीं आएगा,
पाक अफगान मुज़ाकरात में हमें भी शामिल किया जाए। नाज़रीन, पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासर ममालिक की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है और KP की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी से मुतासरा ये सबसे पहला और बड़ा सूबा है। पाकिस्तान में DGISPR के मुताबिक जो रवां बरस की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी फोर्सेज ने 62,113 यानी रोज़ाना औसतन 208 ऑपरेशन किए हैं और मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि रवां बरस अब तक दहशतगर्दी के 766 वाक़यात में अमवात की तादाद, शहादतों की तादाद जो है वह तकरीबन 766 है। अमन व अमान के हवाले से जब भी हम बात करते हैं तो KP में सियासी जमातों की जानिब से ये 8वां काबिल ज़िक्र ग्रैंड जरगा है, जिसका ऐलान वज़ीर आला KP ने 5 नवंबर को किया था और इस हवाले से कामयाब इसलिए है कि इसमें अपोजिशन, सरकार और सिविल सोसाइटी की हाज़िरी भरपूर तौर पर हमें दिखाई दी। लेकिन इस अमन जरगे की अमन की जानिब पेशकदमी के कितने इम्कानात हैं? KP हुकूमत के पास ऐसा क्या है कि वो तालिबान से बातचीत में शरीक होने पर इसरार करती रहती है और ये मुतालिबा तो फिर बलूचिस्तान भी कर सकता है। अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर फेडरेन की नफ़ी नहीं होगी। फिर जरगा एलामिया में पुलिस को लीडिंग रोल देने का जिक्र भी कुछ सवालात लिए हुए हैं। इन सारे सवालात के जवाब जानने के लिए हम बात करने जा रहे हैं KP के वज़ीर इत्तलात शफी जान साहब से। शफी जान साहब, बहुत शुक्रिया पहले तो ज्वाइन करने के लिए। आज हमने देखा कि हमें गवर्नर KP और वज़ीर आला KP दोनों एक ही जगह पर बैठे दिखाई दिए इस जिरगे के दौरान। पहले तो ये बताइएगा कि इस जिरगे में क्या तमाम बातें जो हैं वो पॉजिटिव हुई हैं, ज़ाहिर है बेहतरी के लिए हुई हैं, लेकिन कुछ मामलात पर इस जिरगे के दौरान भी इख्तलाफ राय आपको देखने में आया सामने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आसमा साहिब आपका शुक्रिया। आज खैबर पख्तूनख्वा की तारीख का एक तारीखी दिन था और आज की तारीख को सुनहरी रूप में लिखा जाएगा। आज आपने देखा होगा, विजुअल्स भी देखी होगी सारा दिन, जो खैबर पख्तूनख्वा में अमन जिरगा जो क़याम में आया उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद थी, गवर्नर साहब मौजूद थे, तमाम हमारे कबायली अमैदीन वहाँ पे मौजूद थे, तमाम हमारे स्टेक होल्डर्स जितनी भी थे, चाहे वो कबायली अमैदीन हो, चाहे वकला हो, चाहे हमारे सिविल सोसाइटी से लोग हो। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में। और आपने देखा होगा कि पिछले 2 महीनों से ये एक्टिविटी हमारी जारी थी। पहले फ्लोर पे इस पे बहस हो रही थी, फिर एक सिक्योरिटी कमेटी बनाई गई 37 रुकनी, वहाँ उसकी 2 मीटिंग्स हुए। उसमें जी बाबर सलीम स्वाति साहब उसको हेड कर रहे थे, उसमें चीफ सेक्रेटरी साहब आए, उसमें IG साहब आए, उन्होंने अपना इनपुट दिया। उसके मेंबर सुहेल आफरीदी साहब भी हैं, तो उन्होंने अपना इनपुट दिया। तो उन्हीं रोशनी में ये फैसला हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा के असेंबली में एक जिरगा मुनक्किद किया जाए जिसमें तमाम पॉलिटिकल जो हमारी वहाँ की पार्टीज हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको बुलाया जाए। तो CM साहब ने खुद एक एक पार्टी के जो उनके लीडर हैं उनको कॉल्स की। हमारे जो वफूद हैं जुनैद अकबर साहब की क़यादत में, जनरल सेक्रेटरी अली असगर खान की क़यादत में हम गए, हमने तमाम लोगों को इनवाइट किया। तमाम पार्टीज़ का भी शुक्रिया कि उन्होंने इसमें शिरकत की। आज उन्होंने अपना इनपुट दिया और इसी इनपुट के तजावीज़ की रोशनी में एक ड्रा हुआ जिसके 15 नुकात हैं जो पब्लिक भी हो गए हैं और उसी 15 नुकात जो हैं इंशाल्लाह ये खैबर पख्तूनख्वा में अमन की तरफ बहुत बड़ा एक स्टेप होगा। अच्छा, कुछ एक तो मैं चाहूँगी कि चीदा जो मामलात हैं इस ड्राफ्ट के, उन पर ज़रूर आप हमसे बात करें। और दूसरा ये कि KP के पास ऐसा क्या है शफी साहब कि वो काबुल को समझा सकता है? क्यों आप लोगों की तरफ से बार बार इसरार किया जाता है कि आपको मुकालमे में शामिल किया जाना चाहिए? ये बहुत सारे लोगों का सवाल है जब भी ये मामला हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए हैं या ऑपरेशन होना चाहिए। शफी साहब, देखिए, डे 1 से आसमा साहिबा हमारी स्टैंडिंग ये है कि हम मुज़ाकरात पे यकीन रखते हैं, ना कि किसी मिलिट्री ऑपरेशन पे और ना ही ताकत के इस्तेमाल पे। आपने देखा होगा कायद इमरान खान ने 2007 में पार्लियामेंट में खड़े होकर जब मुशर्रफ को मिलिट्री ऑपरेशन करने जा रहे थे तब उनकी मुखालफत की थी कि अपने लोगों पे कभी भी ताकत का इस्तेमाल नहीं होता, अपने लोगों पे कभी भी मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होता। तो आज भी हमारी वही स्टैंडिंग है। देखिए, जहाँ तक अफगानिस्तान की बात है तो अफगानिस्तान बॉर्डर पे कशीदगी आपके सामने है। हमारा ये कहना है कि हमारे रिवायात, हमारी ज़बान, हमारी रिश्तेदारियाँ एक दूसरे के साथ है, हमारी जो वहाँ का एक रस्म व रिवाज है वो एक जैसा है, हमारी ज़बान एक जैसी है। जब हमें आप इस पूरे डायलॉग में एंगेज नहीं करेंगे तो इस्लामाबाद में बैठ के बंद कमरों में फैसले ना उस इलाके के लिए बेहतर होंगे और ना उससे कोई खातिर ख्वाह रिजल्ट आ सकते हैं। आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद से दोहा तक मुज़ाकरात हुए लेकिन उस कोई फ्रूटफुल नहीं हुए। जिस तरह मरियम नवाज जापान गई, थाईलैंड गई, अपने पंजाब के लिए गई, बिल्कुल जाना चाहिए, हमें उस पर एतराज़ नहीं है। इस तरह हम भी चाहते हैं कि हम अफगानिस्तान के सफ़ीर के साथ मुलाकात हमारी हुई, हम अफगानिस्तान अपना वफद भेजना चाहते हैं और हम अफगानिस्तान के साथ बैठ के सूबे के जो लेकिन तनकीद यहाँ पर ये होती है कि वो लोग
जो ना हमारे मदरसों को छोड़ रहे हैं, ना हमारे स्कूल्स को छोड़ रहे हैं, ना हमारे बच्चों को, ना हमारे जवानों को, तो क्यों फिर या आपकी तरफ से कहा जाता है कि वो ख्याल कर रहे हैं तो हमें भी ख्याल करना चाहिए? आप लोग ये फरमाते हैं कि पाक अफगान जो बॉर्डर है उसको तिजारत के लिए फिलफौर खोला जाना चाहिए, और अफगान वजीर जो हैं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर वो ये कहते हैं कि 3 माह में पाकिस्तान से जो तिजारती वॉल्यूम है वो ज़ीरो किया जाएगा। तो बहुत डिफरेंस है दोनों तरफ की सोच में, खासतौर पर जब हम पीटीआई की सोच की बात करते हैं और तालिबान बुरी हुकूमत की बात करते हैं। देखें खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ स्टेक होल्डर है और अफगान हुकूमत अफगानिस्तान की स्टेक होल्डर है। जब दो स्टेक होल्डर बैठेंगे, जब दोनों के मफादात होंगे, जब दोनों एक दूसरे के रस्म व रिवाज को समझेंगे, जब दोनों की जबान एक होगी, जब दोनों के रिवायात एक होंगे, तो हम किसी पॉजिटिव चीज़ के साथ बाहर आ सकते हैं। अगर आप तहरीक इंसाफ को, यहाँ की हुकूमत को, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को या यहाँ के इवन वज़ीर आला को लूप में नहीं लेंगे और आप इस्लामाबाद में बैठ के इस्लामाबाद से दोहा तक और दोहा से इस्तांबुल तक आप जहां भी जाएं तो वो चीजें फ्रूटफुल नहीं होगी, ना ही उसका कोई आउटकम आएगा। हम ये चाहते हैं, देखिए जी, अगर बात आप इस तरह करेंगे फिर तो ये भी देखा जाए कि इन लोगों को सेटल किसने किया यहाँ पे, यहाँ तक ये आए कैसे, तो ये बहुत बड़े सवालात हैं, इस पे बहुत बड़ी डिबेट भी हो सकती है। हम ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत मुज़ाकरात करें और अमन व अमान की वहाँ की जो सूरत हाल है वो वाहिद रास्ता ही यही है। ठीक हो गया, आप सही फरमा रहे हैं कि अगर इल्ज़ाम का सिलसिला जारी रहेगा तो फिर हल जो है वो नहीं निकल सकता, और आप ये समझते हैं, पीटीआई ये समझती है कि हल जो है वो सिर्फ मुज़ाकरात के अंदर है। बहुत सारी बातें आपसे और करना थी, लेकिन शफी जान साहब हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया इस सेगमेंट के लिए। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक। नाज़रीन, 27वीं आईनी तरमीम में आईनी कोर्ट्स के क़याम पर वकला में बहुत बेचैनी पाई जा रही है, जबकि वकला की राय तकसीम भी दिखाई दे रही है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि अदलिया की आज़ादी सल्ब हो गई है, अदालतों में एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत बढ़ जाएगी, और दूसरी जानिब हम ये राय देख रहे हैं कि आईनी कोर्ट्स के क़याम के बाद सुप्रीम कोर्ट्स तक आम आदमी की रसाई और मुकदमात का फैसला निस्बतन जल्दी होगा। तरमीम मुखालिफ जो वकला हैं वो किसी तहरीक की बात भी कर रहे हैं। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर आबिद ज़ुबैरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। आबिद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आबिद साहब, ये फरमाइएगा कि कहा यह जा रहा है कि आईनी कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का जो बोझ है वो कम हो जाएगा, आम साइल के केसेस भी जल्दी सुने जाएंगे, तो फिर एतराज क्यों किया जा रहा है बहुत सारे लोगों की तरफ से इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बहुत ही गलत एक ये कॉन्सेप्ट है कि बोझ कम हो जाएगा। बोझ कम नहीं होता, ये बेटर और कोर्ट केस मैनेजमेंट का इशू था। और उसके अंदर देखिए सारी असल जो प्रॉब्लम है वो तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स वगैरह में है, जहाँ केस साल चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक अपेलेट कोर्ट है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की अब उसकी ताकत, उसकी अफादियत, उसके पावर को खत्म करना था सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि वो क्या, सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी पावर क्या होती है? जुडिशियल रिव्यू ऑफ एग्जीक्यूटिव एक्शन, या कानून की तशरीह करना। वो पावर आज आपने सुप्रीम कोर्ट से सल्व करके सुप्रीम कोर्ट को एक मातहत अदालत बना दिया, उसके ऊपर एक और अदालत कायम कर दी जो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल्ड अदालत होगी, क्योंकि वहाँ के आप देखिए सारे जो जजेस अभी अपॉइंट होंगे वो होंगे प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर। बाद में जुडिशियल कमीशन जिसमें हुकूमत की और उनके हवारियों की अक्सरियत है वो अपॉइंट करेंगे जजेस, अपनी मर्जी के जजेस खरीदते। यही तो सारा इशू था जो हमने पिछले 30-40 साल के अंदर जो मेहनत की थी, वो एक इस पार्लियामान ने बेसिकली ये मार्शल लॉ का जो पीसीओ होता था, ये आज पार्लियामान ने एक पीसीओ लगा दिया जिसमें जजों के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट को भी फारिग कर दिया। ये देखिए मार्शल लॉ के बदतरीन दौर में जो जनरल जियाउल हक साहब का था, उसके अंदर भी इतनी खिलवाड़ नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट या आला अदलिया के साथ। और इन्होंने एक इस पार्लियामान ने इस सुप्रीम कोर्ट को खत्म करके उसके एक मातहत अदालत बना दिया, एक आईनी सुतून आज आपने खत्म कर दिया। आप समझते हैं कि आप इतने पावरफुल हैं, आपके पास आइन को तरमीम का हक आपको ये नहीं देता, तरमीम का हक कि आपको जो बुनियादी ढांचा है आइन का उसको ही तबाह कर दे। जो 73 का आइन जैसे हम जानते थे वो आज खत्म हो गया। लेकिन उनकी जानिब से तो कहा जा रहा है कि हमारे पास ये हक है, और उन्होंने ये हक इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ 27वीं तरमीम की बल्कि उसके बाद भी हमने देखा कि कुछ मजीद तरामीम जो हैं वो भी इसमें शामिल की गई। उनके पास ये हक है कल डिक्लेयर कर दें कि पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं होगा। क्या उनके पास हक है वो कहते हैं कि हमारे सारे जो हमारे बुनियादी हुकूक उनको सल्व कर ले, क्या वो चैप्टर भी डिलीट कर देंगे? ये देखिए, आप तो आइन का हक होता है, आप कॉन्स्टिट्यूट असेंबली नहीं है, आप आइन बनाने वाला इदारा नहीं है, आप तरमीम की बात कर रहे हो। कोई तरमीम आइन में नहीं हो सकती जो आइन का बुनियादी ढांचा को खत्म कर दे। आज सुप्रीम कोर्ट एक
इंटेग्रल सुप्रीम 3 आइन के बेसिक सतून होते हैं, मुकन्नना विच इज योर पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, आजाद अदलिया जो आपके एक्शंस को कंट्रोल करे, आपके एक्शंस अगर हमारे अवाम के खिलाफ होते या आइन के खिलाफ होते उसको डिक्लेयर करे। आज आपने वो भी चीज उनसे लेके कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बना दी जिसमें आप अपनी मर्जी के जजेस बनाएंगे, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे उनके खिलाफ? आप समझते हैं मैं जब आप पटिशन करेंगे उनके एक्शन को चैलेंज करने के, उसी अदालत में जो उन्होंने बनाई है उनके जजेस अपॉइंट किए, तो हमें वहाँ क्या फैसले आएंगे? तो आपको फिर क्या लगता है कि आप लोगों के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, और क्या कहीं ना कहीं कुछ वकला कुछ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं? वकला बिल्कुल अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे, तहरीक भी होगी, लेकिन तहरीक देखिए आइन और कानून के दायरे में रह, क्योंकि हम 73 के आइन के हम लोग पासदार हैं। ये आइन नहीं जो इन्होंने आइन को आज आइन आपका वो खत्म हो गया, तो हम 73 की आइन की बात कर रहे हैं, और इसमें इंशाल्लाह अक्सर आप वकला की देखेंगे वो खड़े हुए। हाँ, कुछ वकला हैं जो उनके साथ है, जो इस तरमीम में शामिल है, वो इस मुल्क के गद्दार है। अच्छा, मुझे ये बता दीजिएगा आबिद ज़ुबैरी साहब, तहरीक की जब आप बात कर रहे हैं तो एक तो ये कि आपने कहा कि आइन के उसमें रहते हुए ये तहरीक जो है चलाई जाएगी, सिर्फ ये अदालतों का कोई वो बॉयकॉट किया जाएगा, हिस्सा नहीं लिया जाएगा, समातों के दौरान नहीं वकला पेश होंगे, क्या स्ट्रेटजी होगी या सड़कों पर आ रहे होंगे? दूसरा ये कि कल सर हमारे शो में फैसल चौधरी साहब मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि इससे पहले जो वकला तहरीक चलती रही है, ख़ास तौर पर जो इफ्तिखार चौधरी साहब के लिए चली थी, उसमें तो इस्टेब्लिशमेंट साथ थी वकला के, इसलिए वो तहरीक जो है वो कामयाब रही थी। तो अब की बार तो इस्टेब्लिशमेंट मौजूद नहीं है, तो वकला कोई ऐसी बड़ी तहरीक नहीं ला सकते हैं। बात उनकी देखिए, हो सकता है वो उनका व्यू है फैसल चौधरी साहब का, उनको पता होगा एस्टेब्लिशमेंट साथ थी या नहीं, वो बड़ी तहरीक थी। मैं तो समझता हूँ उनके लीडरान और वकला जो शहीद हुए उनके साथ बड़ी ज्यादती की बात उन्होंने ये कही कि वो एस्टेब्लिशमेंट ने चलाई थी। हो सकता है वो बात उनकी सही हो, वो ऐसी चीजें जानते हैं जो मेरे इल्म में नहीं हो, लेकिन ये मैं समझता हूँ उन शहीदों के और उन वकला ने जिन्होंने वो तहरीक चलाई उनके साथ ज्यादती है ये बात कहना। लेकिन बात हो सकता है सही नहीं हो, लेकिन ना भूलें कि अगर कोई आपके साथ नहीं हो तो एक और भी एक ताकत है इस दुनिया में जो इंशाअल्लाह जो हक के हमेशा सक हक की बात कहते हैं। अल्लाह मियां खुद कुरान में कहता है, कुल जाउल हक व ज़हकल बातिला। आप आज हक आ गया और बातिल को भागना पड़ा, बातिल को भागना ही पड़ेगा। तो अल्लाह की ताकत अभी मौजूद है, इंशाअल्लाह इंसाफ वो करने वाला हर चीज का। अच्छा, बहुत बार हम ये देख रहे हैं, खैर फैसल चौधरी ने तो ये भी कहा कि जब इमरान खान बाहर नहीं है तो खुद पीटीआई जो है वो भी कोई बड़ी तहरीक चलाने में नाकाम रहेगी। अगर फिर भी पीटीआई की तरफ से कोई ऐसी तहरीक का ऐलान किया जाता है तो आप वकला जो हैं वो पीटीआई का साथ देंगे, इस तहरीक में शामिल होंगे? सर देखिए, मुझे तो वकला जब बैठेंगे, एक्शन कमेटी बैठेगी या वकला बैठ के डिसाइड फैसला करेंगे उनको क्या करना है। ये फैसल चौधरी साहब ज्यादा जानते होंगे, वो शायद माहिर है कि उनके ये लोग उनके भाई वगैरह पीटीआई का हिस्सा रहे, तो उनको शायद इस बात का इल्म हो। लेकिन जब कोई तहरीक चलाएगा उस वक्त देखा जाएगा। आप बजा फरमाती है कि देखिए पहले जो हमेशा होता था, इस्टेब्लिशमेंट जो थी वो सियासी जमातों के खिलाफ होती थी हमेशा जब मार्शल लॉ लगता था तो पार्लियामान और एग्जीक्यूटिव को फारिग कर दिया जाता, सुप्रीम कोर्ट में कदम लगा दी जाती थी। जी ठीक है, जब एक्शन कमेटी बैठेगी उसमें फैसला और फिर आप लोग देखेंगे कि आपको क्या लाहे अमल अपनाना है। बहुत शुक्रिया आबिद ज़ुबैरी साहब, आप साबिक सदर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, हमसे इस अहम मामले पर बात कर रहे थे। आपके वक्त का शुक्रिया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, कल कुछ अहम दीगर मामलात और सवालात के साथ आपसे दोबारा मिल रहे होंगे। ख्याल रखिएगा।